यह कहानी है मगनपुर नामक एक छोटे से गांव की। हरे भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और सीधे सादे लोगों वाला यह गांव बाहर से जितना सुंदर दिखता था, भीतर से उतनी ही कहानियां समेटे हुए था। इसी गांव में रहता था विजय, एक ईमानदार और मेहनती किसान। गरीब था पर अपने उस छोटे से परिवार के साथ बेहद खुश। विजय की पत्नी रीमा हमेशा उसके दुख सुख में साथ देती थी और उनका नटखट बेटा रामू तो जैसे घर की रौनक था। विजय के पास गांव में एक छोटी सी जमीन थी और उसी पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कभी यही जमीन सोना उगलती थी। गेहूं, चना, सरसों, हर मौसम में अच्छी फसल होती थी। पर अब हालात बदल रहे थे। धीरे धीरे जमीन की उपज कम होने लगी थी। मिट्टी में पहले जैसी ताकत नहीं रही। चाहे जितनी मेहनत कर लो, फसल वैसी नहीं होती थी। एक दिन धूप तेज थी, हवा में भी मायूसी घुली हुई थी। विजय अपने घर के आंगन में बैठा था। रीमा रसोई से झांककर बोली, सुनिए जी, खाना ठंडा हो जाएगा, अंदर आ जाओ। लेकिन विजय जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, माथे पर सिलवटें थीं। वह बोला नहीं, पर उसके चेहरे पर साफ लिखा था, अब क्या करूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो रामू का क्या होगा? रीमा उसकी हालत समझ रही थी। वह उसके पास आकर चुपचाप बैठ गई। उसने धीरे से कहा, भगवान ने जो दिया है उसी में कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, तुम टूटना मत। विजय ने बस एक फीकी सी मुस्कान दी, लेकिन दिल में आंधियां चल रही थीं। जमीन से मोह भी था और जिम्मेदारी का बोझ भी। उस रात गांव में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी चारों तरफ बिखरी थी, पर विजय के घर में एक अजीब सी खामोशी थी। विजय खाट पर लेटा था, पर आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसे वही सवाल कचोट रहा था, अब क्या करूं? क्या मैं हार मान लूं? क्या रामू का भविष्य भी मेरी तरह संघर्षों में बीतेगा? तभी खिड़की से आती चांदनी की रोशनी में उसे दीवार पर टंगी बाबूजी की पुरानी तस्वीर दिखी। उनकी आंखों में आज भी वही आत्मविश्वास था। विजय उठ बैठा। मैं हार नहीं मान सकता। बाबूजी ने भी तो सूखा झेला था, लेकिन उन्होंने रास्ता निकाला था। सुबह होते ही विजय गांव के सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी एक समझदार और बुजुर्ग इंसान थे। गांव के लोगों की परेशानियों को ध्यान से सुनते और समाधान सुझाते। विजय ने नम्रता से कहा, सरपंच जी, मेरी जमीन अब पहले जैसी उपज नहीं दे रही। मैं बहुत परेशान हूँ। सरपंच जी ने उसकी बात सुनी और फिर बोले, विजय बेटा, तुम्हारी तरह और भी किसान यही दिक्कत झेल रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम परंपरागत तरीकों के साथ साथ कुछ नया सोचें। विजय हैरानी से बोला, नया मतलब? सरपंच जी मुस्कुराए, मतलब वैज्ञानिक खेती, मिट्टी की जांच, प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल, फसल बदल बदल कर बोना, और हाँ, सरकार की नई योजनाएं भी हैं जिनसे मदद मिल सकती है। विजय की आंखों में हल्की चमक आ गई। सरपंच जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बिल्कुल बेटा, बस तुम्हें मेहनत के साथ साथ थोड़ी सीखने की लगन भी रखनी होगी। कल ही एक कृषि अधिकारी गांव आ रहा है, उसके साथ मिलकर काम शुरू करना। धन्यवाद सरपंच जी, मैं अपने खेत को फिर से हरा भरा बनाऊंगा। रमा, रामू, सबका सपना पूरा करूंगा। और यहीं से शुरू होती है विजय की नई यात्रा, जहां वह संघर्षों से सीखकर आगे बढ़ता है, नई तकनीकों को अपनाता है और उम्मीद की एक नई कहानी लिखता है। अगली सुबह मगनपुर गांव की मिट्टी में एक नई हलचल थी। गांव की चौपाल के पास सरकारी जीप आकर रुकी। उसमें से उतरे कृषि अधिकारी मिश्रा जी, हाथ में फाइलें, चेहरे पर आत्मविश्वास और मन में गांवों को संवारने का संकल्प। विजय पहले से वहीं मौजूद था, आंखों में उम्मीद की चमक। सरपंच जी ने विजय की ओर इशारा करते हुए कहा, मिश्रा जी, यही है वो किसान जिसकी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही। बहुत मेहनती है, बस सही दिशा चाहिए। मिश्रा जी ने विजय की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, चलिए विजय जी, आज से हम आपकी जमीन को फिर से जिंदा करेंगे। गर्म धूप के बीच विजय अपने खेत में मिश्रा जी के साथ खड़ा था। मिश्रा जी ने मिट्टी के कुछ सैंपल निकाले और फिर समझाने लगे, देखिए विजय जी, हर जमीन की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। बिना जांच के अगर आप उर्वरक डालते रहेंगे तो जमीन थक जाती है।
जैसे बिना वजह दवा खाने से इंसान बीमार हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है साहब? पहला कदम मिट्टी की जांच, दूसरा फसल चक्र बदलना, हर बार एक ही फसल बोने से मिट्टी की ताकत घटती है, और तीसरा गोबर की खाद, नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट जैसी जैविक खादें इस्तेमाल करना ये जमीन को फिर से जिंदा कर देती है। विजय को सब कुछ नया लग रहा था, पर उसमें सीखने की लगन थी, और जांच पड़ताल के बाद मिश्रा जी चले जाते हैं। विजय थका हुआ था, पर आज उसकी थकान में उम्मीद छिपी थी। रीमा ने पूछा, ए जी कैसा रहा दिन? अच्छा था रीमा, बहुत कुछ सीखा। हमारी जमीन फिर से हरी होगी। अब मैं अकेला नहीं हूँ, सरकार भी साथ है, और सबसे बड़ी बात, अब मैं समझदारी से खेती करूंगा। हमेशा कहा था रास्ता जरूर निकलता है, बस हिम्मत मत हारो। रामू पीछे से दौड़ते हुए आया और बोला, बाबा, जब खेत में फिर से सब्जियां उगेंगी तो मुझे स्कूल के टिफिन में पराठे के साथ आलू भी मिलेगा ना। विजय और रीमा दोनों हंस पड़े। उस हंसी में संघर्ष की मिठास थी और आने वाले कल की एक हल्की सी झलक। विजय की सुबहें अब नई उम्मीद के साथ शुरू होती थीं। हर दिन वह सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंच जाता, मिट्टी में हल चलाता, जैविक खाद मिलाता, नए बीज बोता। मिश्रा जी की सलाह पर वह अब फसल चक्र बदल चुका था। इस बार उसने गेहूं की जगह मूंग और सरसों बोई थी। गांव के लोग पहले हैरान थे। विजय कुछ नया कर रहा है, पता नहीं सफल होगा या नहीं। हम तो वही पुराना तरीका अपनाएंगे, कम से कम नुकसान नहीं होगा। सही कह रहे हो भाई। लेकिन विजय को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक आवाज बार बार याद आती थी। बाबूजी कहते थे, डर कर खेती नहीं होती, उसे जीकर करनी पड़ती है। 2 महीने बाद फरवरी की ठंडी सुबह खेतों में हल्की ओस की चादर बिछी थी। विजय अपने खेत के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी। सामने चारों तरफ हरियाली लहरा रही थी। सरसों के पीले फूल जैसे खेत पर मुस्कुरा रहे थे। रीमा पीछे से आई। विजय देखो ना, खेत फिर से हरा हो गया है, जैसे हमारे सपनों को फिर से पंख मिल गए। हाँ रीमा, इसने हमें फिर से अपनाया है। रीमा, अब इस जमीन को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी समय सरपंच जी और गांव के कुछ किसान भी वहां पहुंचे। सरपंच जी बोले, देखो भाइयों, जिसने मेहनत की, जिसने नई बातों को अपनाया, उसकी जमीन फिर मुस्कुरा रही है। हमें भी अब बदलना होगा। विजय भाई, क्या आप हमें भी सिखाएंगे? हाँ जरूर मेरे भाइयों, ये खेती सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। फिर इसी तरह सभी को विजय बताता है कि खेत को कब क्या चाहिए। फिर सभी ने ध्यान से विजय की बात सुनी। अब मगनपुर में बदलाव की हवा चलने लगी थी। जहाँ पहले सूखे खेत थे, वहाँ अब फसलें लहरा रही थीं। जहाँ पहले किसान मायूस बैठते थे, वहाँ अब वे मिट्टी में नए विश्वास के साथ काम कर रहे थे। विजय गांव के स्कूल में भी बच्चों को समझाने जाता, किसान सिर्फ हल चलाने वाला नहीं होता, वो वैज्ञानिक भी होता है। अगर सही जानकारी हो तो मिट्टी भी बोल पड़ती है। अब मैं तैयार हूँ। रामू अपने दोस्तों से कहता, मेरे बाबा सबसे अच्छे किसान हैं। वो अब गांव के मास्टर जी भी बन गए हैं और खेतों के मास्टर भी बन गए हैं। एक शाम विजय अपने खेत में खाट पर बैठा था। रीमा ने गरम चाय दी। वह बोली, आज तुम वाकई में मुस्कुरा रहे हो। विजय ने दूर खेतों की लहराती फसल को देखा और कहा, क्योंकि आज मेरी जमीन भी मुस्कुरा रही है। अब देर हो गई है विजय, चलो घर चलते हैं। विजय ने दूर खेत की लहराती फसल की ओर नजरें टिकाए हुए धीमे स्वर में कहा, नहीं रीमा, आज मन कर रहा है यहीं रहने का। इतने दिनों बाद खेत फिर से मुस्कुराया है, कुछ पल इसके साथ बिताना चाहता हूँ। तुम जाओ। ठीक है। और वह वापस घर की ओर चल पड़ी। विजय खाट से उठकर धीरे धीरे खेत के किनारे की मेड़ पर टहलने लगा। आसमान तारों से भरा था। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। विजय मन ही मन सोच रहा था, अब सब अच्छा होगा, बस भगवान मेरा साथ देना। अचानक एक झाड़ी के पास से वह गुजरा और तभी सिस्सा सा एक तेज फुफकार की आवाज आई और एक जहरीला सांप झाड़ियों से निकलकर उसके पैर में काट चुका था। विजय एक पल को समझ ही नहीं पाया। फिर तेज जलन और झटका, उसके पैर में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। रीमा, कहते कहते विजय लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा।
उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। खेत की फसलें, रामू की मुस्कान, रीमा का चेहरा सब घूमने लगे। जमीन पर गिरते हुए उसका हाथ मिट्टी में धंस गया। जिस जमीन को उसने फिर से जिंदा किया था, आज वही उसकी आखिरी सांसों की गवाह बन रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और ऊपर आसमान में एक टूटा तारा तेजी से गिरा। अगली सुबह मगनपुर की हवा में कुछ अजीब सा बोझ था। घर में रीमा अकेली उठी। खाट पर जगह खाली थी। उसने रसोई से झांका। विजय अभी तक वापस नहीं आए? थोड़ी देर तो सोचा कि शायद खेत में ही सो गया होगा, पर मन बेचैन होने लगा। रीमा नंगे पांव खेत की ओर भागी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सुबह की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और खेत में पसरा हुआ सन्नाटा। जैसे ही वह मेड़ के पास पहुंची, उसकी आंखें चौंधिया गईं। विजय वहीं मिट्टी पर बेसुध पड़ा था। एक समय की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपनी चतुराई और होशियारी से हर मुश्किल से बच जाती थी। एक दिन लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे एक पेड़ पर बैठा एक कौवा दिखाई दिया, जिसकी चोंच में एक रोटी थी। ये सब देखते ही लोमड़ी को लालच। उसने सोचा, अगर मैं इस रोटी को पालूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। लोमड़ी ने तुरंत एक योजना बनाई। वह कौवे के पास गई और मीठी आवाज में बोली, ओ प्यारे कौवे, तुम्हारा रंग तो कितना सुंदर है। अगर तुम्हारी आवाज भी मीठी हो तो तुम तो सच में पक्षियों के राजा कहलाओगे। ये सब सुनते ही कौवे को उसकी चालाकी समझ में आ गया और सोचा, भला लोमड़ी को मैं कैसे अच्छा लगने लगा। तभी कौवे ने अपनी रोटी फट से खा गया और वहां से उड़ गया। ये सबको देखकर लोमड़ी को बहुत बुरा लगा और फिर आगे बढ़ गई और फिर से भोजन की तलाश करने लगी। देखते ही देखते उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। चलते चलते वो एक गांव में पहुंची और उसने देखा कि वहां एक घर के सामने मुर्गा है। उसे देखते ही उसने झपटने का प्लान बना लिया, पर उससे डर भी था क्योंकि वहां एक इंसान था। कहीं वो इंसान उसे मार ना दे। कुछ वक्त लोमड़ी वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगी कि कब मनुष्य वहां से चला जाए और मैं इसे अपना भोजन बना लूं। कुछ देर बाद आखिरकार वो इंसान वहां से जाने लगा और लोमड़ी मौका देखते ही मुर्गे को अपना भोजन बनाने के लिए झट से निकल पड़ी और देखते ही देखते लोमड़ी ने मुर्गे को अपना भोजन बना ही लिया। फिर लोमड़ी वहां से खुशी खुशी चली जाती है। शिक्षा, समझदारी और चतुराई से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। जबलपुर गांव के छोर पर दो छोटा घर था, जहां रहता था आरव, जो 15 साल का था। उसका भाई विक्रम और उसकी बहन सीमा के साथ रहता था। आरव एक दुबला पतला, मेहनती लेकिन असाधारण तेज दिमाग वाला लड़का। पढ़ाई में होशियार, लेकिन सबसे खास बात उसका अडिग साहस। एक दिन आरव अपने भाई बहन के साथ बाहर आया था। तभी गांव के कुछ लोग देखते ही आरव को आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आरव कितना बड़ा हो गया है। वो अपने भाई बहन का बहुत ख्याल रखता है। लगता नहीं है कि वो अभी भी नाबालिग है। आरव और उसके भाई बहन वहां से घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने से पहले उन्हें एक जंगल से होकर गुजरना पड़ सकता। वहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। शेर, भेड़िए, हाथी, भालू, तेंदुए और भी बहुत से जानवर थे। आरव को जानवरों से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उस रास्ते से वो हर रोज आना जाना करता था। फिर चलते चलते वो सब घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद आरव और उसके भाई बहन खाना खा के सो गए। सभी को सो जाने के बाद आरव को किसी की मदद मांगने की पुकार सुनाई दी। भागो जंगली जानवर जंगल से बाहर आ गए, हमारे बच्चों को खतरा है। आवाज आते ही आरव घर से बाहर आया और देखा कि चारों तरफ भाग दौड़ मचा हुआ है। फिर आरव ने सोचा कि जानवर बेवजह गांव में नहीं आते, जरूर जंगल में कुछ हुआ है। इतना कहते ही आरव जंगल की तरफ निकल गया। उसने देखा कि चारों तरफ आग ही आग लगा हुआ है। आरव ने कहा,
हे भगवान, मैं तो अकेला हूँ। मैं अकेला कैसे आग को बुझाऊं? कृपा कीजिए भगवान। इतना कहते ही आरव को तभी अचानक से चमत्कार हुआ और बिजली कड़की और बारिश होने लगी और आग बुझ गया। बारिश के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सीख: समझदारी से समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका सामना किया जा सकता है।